अब क्योंकि बहू अनामिका कहीं मिल नहीं रही थी, इसीलिए रमेश और अनामिका की बहन यामिनी की शादी तय हो जाती है। पर ना ही इस तरफ रमेश और उस तरफ यामिनी को ये रिश्ता मंजूर था। अगर यामिनी किसी से प्यार करती है तो? ये सोचकर रमेश यामिनी के घर जाता है उससे बात करने के लिए। यामिनी से मिलने आए हैं दामाद जी। मतलब अब अनामिका को भूल गए पिताजी? ऐसी बेटी को भूल जाना ही बेहतर है जो होकर भी नहीं है। अभी यामिनी हमारी जिम्मेदारी है। आप दोनों की शादी हो जाएगी तो ये बोझ भी कम हो जाएगा। पिताजी, यामिनी कहाँ है? लगता है वो अपने कमरे में है, मैं बुलाता हूँ। यामिनी, यामिनी, दामाद जी आए हैं, एक बार बाहर आना। पिताजी जब इस तरह से चिल्ला के बुलाते हैं, यामिनी अपने कमरे से बाहर आके खिड़की के पास खड़े होके चुपचाप वो रोने लगती है। अपने आंसू पोंछकर वो मनी मन सोचने लगती है, अब फिर जीजा जी क्यों आ गए? ये सोचकर वो हॉल में जाती है। पिताजी, मैं और यामिनी बाहर जा सकते हैं? तुम दोनों की शादी होने वाली है, जाओ थोड़ी देर वक्त बिता के रहो, तुम लोगों का भी चेंज होगा। ऐसी बातें होने के बाद रमेश यामिनी को लेकर कार में निकल जाता है। 10 मिनट बाद एक पार्क के सामने जाके वो अपनी गाड़ी लगाता है। फिर वो दोनों पार्क में जाते हैं और पार्क के ही एक सीमेंट बेंच के ऊपर वो दोनों बैठते हैं। दोनों जाके बेंच में बैठते हैं, पर दोनों ही अलग अलग दिशा में बैठते हैं। रमेश हिम्मत जुटा के अपने दिल की बात कह देता है। देखो यामिनी, हर लड़की को अपनी शादी लेकर, अपने पति को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं, है कि नहीं? हाँ जीजा जी, पर एक बार आप मेरी बात भी सुन लीजिए। पहले तुम सुनो मेरी बात यामिनी। तुमने अपनी शादी को लेकर बहुत कुछ सोच रखा होगा। अपने पति को लेकर तुम्हारे बहुत सपने हैं, तुम्हारी बहुत आशाएं हैं। हाँ जीजा जी, पर देखो यामिनी, अगर तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी आशाओं में कोई है तो तुम उसके बारे में मुझे बता सकती हो। मैं तुम दोनों की शादी कराऊंगा। तुम्हारे पति के जगह से हटके मैं तुम्हारा पिता बनके खुद खड़े होके तुम दोनों की शादी कराऊंगा। बताओ यामिनी। अरे जीजा जी, ऐसा कोई भी नहीं है। मैं किसी से प्यार नहीं करती। मैं किसी का सपना नहीं देखती हूँ पति के रूप में, पर आपको भी पति के रूप में नहीं मान सकती। हम रिश्तेदार हैं, हम बिना चिंता के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, पर बिना पसंद के ये शादी तो जहन्नुम बन जाएगा। फिर निजात कैसे मिलेगी, तुम ही बताओ। इस तरह वो दोनों सोचने लगते हैं। काफी वक्त निकल जाता है। फिर रमेश भी यामिनी को छोड़ते हुए वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। 2 दिनों के बाद वो पल आ जाता है जब रमेश और यामिनी दोनों की शादी होने वाली थी। इधर पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे हैं और रमेश यामिनी दोनों मंडप पे बैठे हुए हैं। दोनों का चेहरा उतरा हुआ था। शादी की कोई खुशी नहीं थी। चिंता और परेशानी चेहरे पे छलक रही थी। उसकी सोच सिर्फ अनामिका के ही इर्द गिर्द थे। तभी रमेश मनी मन सोचता है, अनामिका कहाँ हो तुम, कैसी हो तुम? जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया वो याद नहीं आते? कम से कम मेरे साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता सकती थी ना तुम। तुम्हारी बहन से मेरी शादी करवा रहे हो वो। कहाँ हो, मेरे पास आओ अनामिका। ऐसा कह के वो बहुत दुखी था, पर दोनों को ही अपने घर वालों की बात माननी पड़ी। वो वक्त आ गया जब रमेश और यामिनी एक होने वाले थे। रमेश यामिनी के गले में मंगलसूत्र डालने वाला था। ठीक उसी वक्त, रोको ये शादी। रमेश ने पहले मुझसे शादी कर ली, अब ये शादी वो फिर से कैसे कर सकता है? ऐसा कह के हेमा नाम की एक महिला सामने आती है। यामिनी आश्चर्य रह जाती है। इस शादी को रोकने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। तभी अनामिका अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ पहुँचती है। अगर आप उसकी पत्नी हैं, तो मैं कौन हूँ? ऐसा कह के अनामिका आती है। सभी लोग देखते हैं अनामिका के साथ बच्चा और उनके साथ डॉक्टर अरविंद भी थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग सदमे से बाहर आते हैं और अनामिका को देखकर खुश होते हैं। माँ, पिताजी, सास, ससुर सभी आके उसका स्वागत करते हैं। रमेश को शादी के जोड़े में देखकर अनामिका समझ जाती है और फिर उसे पकड़ के कहती है, कितने लोगों से आप शादी करोगे अब? मुझसे, इस औरत से, मेरी बहन से? ये सब करना सही हो रहा है क्या? अरे दीदी, हम दोनों के घर वाले मिलके हम दोनों की शादी करा रहे थे, इसीलिए शादी को रोकने के लिए इस औरत को जीजा जी ने ही लाया। जीजा जी सिर्फ तुम्हें चाहते हैं। पर ये बताओ, तुम अब तक कहाँ थी? सब बताती हूँ। उस दिन मैं दवाई लाने के लिए दवाई की दुकान गई थी। दवाई लेके जब लौट रही थी, अचानक से एक ट्रक मुझे देखकर ब्रेक लगाती है। उस ब्रेक के झटके से मैं जाके गिरती हूँ, जिस वजह से सर पे चोट लग के मेरी याददाश्त चली जाती है। अनामिका इस तरह अपनी सारी तकलीफ बताती है। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं।
फिर ये डॉक्टर भैया मुझे अपने साथ घर लेकर गए, अपने भाई की तरह मेरी जांच किए। इस बीच मैंने बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने कई दफे मुझे मेरे पति के बारे में पूछा, ऐसा कि माँ बाप के बारे में भी पूछा, पर मुझे कुछ याद ही नहीं था। फिर एक दिन बच्चे के लिए खाना बनाने के लिए मैं किचन में जाती हूँ। उस वक्त बच्चे के साथ डॉक्टर भैया खेल रहे थे। मैं जब किचन से खाना लेके हॉल में आ रही थी, अचानक से पैर फिसल जाता है और मैं गिर जाती हूँ। मेरा सर जमीन पे टकराता है और फिर मुझे सारी बातें याद आ जाती है। उठ के जब खड़ी होती हूँ तो सब कुछ नया था। फिर मेरे आंखों के सामने बस यही डॉक्टर भैया थे। फिर वो मेरे पास आई। मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? मेरे पति रमेश कहाँ पे है? मेरा बच्चा कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? देखो बहन, लगता है तुम्हें सब याद आ गया। ये तुम्हारा बेटा, सर पे चोट लगने से तुम सब भूल चुकी थी। अब तक मैंने ही तुम्हें भाई की तरह देखभाल किया है। अब सब कुछ खुल के बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा घर छुड़ाऊंगा। तब जाके मैंने अपने पति और ससुराल के बारे में सब कुछ खुल के बताया। फिर भैया ने अपनी गाड़ी में मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ पर लेकर आए। इस तरह अनामिका सब बताती है। इस तरह अनामिका और रमेश फिर से एक हो जाते हैं और सुखी जीवन काटने लगते हैं। इतने दिनों तक अनामिका नहीं थी, बस अनामिका का ना होने का दर्द था। अब अनामिका वापस आ गई थी तो सभी लोग खुशी खुशी जीने लगते हैं। नारायणपुर ग्राम में बहुत ही अच्छी दिल की इंसान शारदा रहती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। कभी भी वो किसी को परेशान नहीं करती थी और बहुत प्यार से सबसे पेश आती थी। शारदा की बहू का नाम अनामिका था। अनामिका को सासू माँ की कुछ कुछ चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अनामिका के पति रमेश अनामिका की बातों को ही मानता था। शारदा जब भी अपने बेटे के बारे में सोचती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था, पर हमेशा शारदा दिखाती थी कि बाहर से वो बहुत खुश है। चाहे कुछ भी दिक्कत हो जाए, चाहे कैसी भी परेशानी आए, शारदा अपने पालतू कुत्ता भैरव को कभी नहीं छोड़ती थी। वो रोज उसे खाना खिलाया करती थी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तभी एक दिन शारदा कहती है, भैरव भैरव, कहाँ हो बेटा? आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाई हूँ, आके यहाँ खा लो। अरे 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 सासू माँ, कुत्ते के लिए, वो भी इतना प्यार? घर के किसी इंसान को तो इतना नहीं देखती। उसे मीट खाने की क्या जरूरत है? उस पे इतना पैसा क्यों खर्च करती है? अरे बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो भी हमारा परिवार का एक सदस्य ही है। ऐसा सोचो और कभी ऐसा मत कहना। कोई भी कुत्ते को ऐसा सम्मान नहीं देता है, पर आप तो कुत्ते को कुत्ता नहीं, बिल्कुल इंसान समझती है और उल्टा ये घर का सारा सामान बर्बाद करते रहता है। अब इसने क्या किया बेटा? सुबह सुबह ये मेरे कमरे के सोफे को खराब कर दिया। ये जाके सोफे में ही सोता है, इसीलिए मैं उसे घर के पीछे वाले कमरे में जाके बंद कर रखी हूँ। अरे ये क्या किया तुमने बेटा? वो कमरा तो बहुत अंधेरा है, उसे हो सकता है बहुत डर लगे। अगर वो सोफे में सोता है तो क्या गलती की उसने? वो बात नहीं है सासू माँ। रुको, पहले जाके मुझे देखने दो। ऐसा कहके शारदा वहाँ से चली जाती है। फिर वो जल्दी से पीछे वाले कमरे में जाके कुत्ते को बाहर निकाल ले आती है। कुत्ता बाहर आके शारदा को गले लगकर रोने लगता है। कुत्ते की आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। कुत्ते को देखकर शारदा भी रोने लगती है। बाद में वो भैरव को ले आती है और उसे खाना खिलाती है। इस बीच अनामिका के नखरे शुरू हो जाते हैं। इस घर में इंसान से ज्यादा कुत्ते की इज्जत है। ऐसे घर में रहते रहते मैं तो परेशान हो गई हूँ। चिची। क्या हुआ बेटा? तब से तुम अभी भी दुखी हो? तुमने कहा था ना मंदिर जाओगी, गई नहीं तुम? बारिश हो रही है, कैसे जाऊंगी मैं मंदिर? घर से मैं भगवान को नमस्ते करती हूँ। शारदा अनामिका जब ऐसी बातें कर ही रहे थे, रमेश वहाँ आ जाता है। अनामिका रमेश को सारी बातें एक एक करके खुल के बताती है। ये सुन के रमेश को भी बड़ा गुस्सा आता है। आप इस कुत्ते का कुछ कीजिए, नहीं तो मैं इस घर में शांति से नहीं रह सकती। कुत्ते का मामला मुझ पे छोड़ दो अनामिका, मैं संभाल लूंगा। आप क्या करने का सोच रहे हैं? मैं इसे गांव के अंत के खेत में ले जाऊंगा और कुएं में धकेल दूंगा। फिर देखता हूँ ये जिंदा कैसे रहता है। वैसा ही कीजिए, तब मुझे मन में शांति मिलेगी। रमेश के मन में बहुत गुस्सा था, पर वो उसकी माँ के सामने जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रमेश को देखकर उसकी माँ मुस्कुराती है। माँ, तुम हमेशा ऐसे मुस्कुराती हो, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा करके क्या होगा, तुम ही बताओ। हंसने से लोगों को खुशी मिलती है, यही तो हम चाहते हैं ना। ठीक है, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ
और साथ में भैरव को भी लेके जाना चाहता हूँ। वहाँ पे बहुत कुत्ते आते हैं ना, साथ में भैरव रहेगा तो वो संभाल लेगा। ठीक है, ले जाओ, जल्दी लौट आना। अरे भैरव, आओ आओ, चलो घूमने चलेंगे। रमेश अपने साथ कुत्ते को खेत ले जाता है और कुएं के पास ले जाके उसे धकेल देता है। कुत्ता तैरने लगता है और रोते रोते मदद मांगने लगता है। कुत्ते को उस हालत में देखकर रमेश जोर जोर से हंसता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तब तक एक सांप आके रमेश को काट लेता है। वो वहीं पे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे सांप ने काट लिया, कोई है, मुझे बचाओ। रमेश के चिल्लाने की आवाज सुनते ही कुत्ते कुएं में एक करंट का तार पकड़कर बाहर आने की कोशिश करता है और उस तार को पकड़ के वो बाहर आ जाता है। रमेश को जमीन पे गिरते देख वो वहीं पे कुछ देर घूमता रहा। कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए वो जल्दी से भागते हुए घर गया और अनामिका के पास जाके भौंकने लगा। ये कुत्ता बहुत परेशान कर रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। सासू माँ इसे ले जाइए तो। अरे ये तुम्हें देख के क्यों भौंक रहा है? रमेश इसी के साथ गया था ना? पर वो तो नहीं लौटे सासू माँ। यानी रमेश को कुछ हुआ है, इसीलिए ये चिल्ला रहा है। हमें जल्दी जाना चाहिए। ऐसा कह के शारदा अनामिका जल्दी जल्दी खेत की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ मैदान में रमेश गिरा हुआ था। जल्दी से वो उसे अस्पताल ले जाके इलाज कराते हैं। रमेश की जान बच जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। देखो अनामिका, हमने सोचा था इस कुत्ते को मार देंगे, पर इसी ने आखिरकार जान बचाई। इस बेचारे को ऐसे ही छोड़ दो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं चाहती हूँ ये कुत्ता घर पे रहे। अरे ऐसा मत कहो। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, उन्हें अस्पताल ले जाना था, पर अभी तक आप उन्हें नहीं ले गए। माँ ने मुझे आने के लिए मना किया। वो कुत्ते को साथ में लेकर गई है। सच में भैरव बहुत अच्छा है। मुझे जो करना था वो कर रहा है, इसीलिए माँ उसे बहुत पसंद करती है। बहुत हो गया, चुप कीजिए। आप ना बस उन्हीं की तारीफ करते रहते हैं। रमेश अनामिका जब बात कर ही रहे थे तभी अस्पताल से फोन आता है। फोन उठाकर रमेश बहुत आश्चर्य हो जाता है। क्या हो गया? क्या मामला है, बताइए। अनामिका, लगता है माँ गुजर गई, हमें चलना होगा। दोनों भागते भागते अस्पताल पहुँचते हैं। शारदा को देखकर वो दोनों रोने लगते हैं। रमेश जोर जोर से रो रहा था। शारदा के शव के बगल में बैठ के वो कुत्ता रोए जा रहा था। उस दिन शारदा का अंतिम संस्कार किया जाता है। घर पे शारदा नहीं थी तो वो कुत्ता भी नहीं गया। वो उसके समाधि के पास बैठा रहा। शारदा मृत्यु से पहले कुत्ते को सब बता गई थी, अपने परिवार के बारे में, अपनी बहू के बारे में, ताकि जब वो ना रहे तब उनको बिना किसी परेशानी का अच्छे से वो ख्याल रखे। कुत्ता अंतिम संस्कार देखकर बहुत रोता है। एक दिन कुत्ता शारदा के समाधि के पास लेट के रो रहा था। अचानक से उसे कुछ याद आ जाती है। वो भागते हुए घर जाता है। अनामिका घर में कहीं लाइट जला के रखी थी। कुत्ता अनामिका को खींचते हुए उस तरफ ले जाता है। ऐसा 2 दफे होता है। ओफो, सासू माँ तो नहीं रही, पर इसे यहाँ छोड़ गई। मुक्ति पाना चाहूँ तो वो भी संभव नहीं है। क्या अनामिका, भैरव आया है? उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कुत्ता मुझे स्विच ऑन करने ही नहीं दे रहा है। मैं इसे कितना पीट रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों स्विच ऑन नहीं करने दे रहा है। रमेश जाके पावर सप्लाई के स्विच बोर्ड स्विचेस सब जांच करके देखता है। एक जगह करंट का तार कटा हुआ था। अगर स्विच ऑन करती तो करंट लग के उसकी जान जाने की संभावना थी। रमेश जाके अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। अब तक अनामिका उसके साथ बहुत बेरुखी थी, पर ये सुनने के बाद वो रोने लगती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो कुत्ते को गले लगा के रोने लगती है। तब से रमेश और अनामिका भैरव को अपने बच्चे की तरह देखभाल करने लगते हैं। तब से वो कुत्ता शारदा के समाधि के पास भी जाता था और घर पे भी आके रहता था।